हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। लॉकडाउन के चक्कर में वीडियोस पे भी लॉकडाउन हो गया था और काफ़ी लंबे समय से कोई वीडियो नहीं बना पाई थी। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। आज मैं आपको समझाऊंगी मेवाड़ का इतिहास। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है हमारे मेवाड़ का इतिहास। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। दोस्तों, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित कई सारी धारणाएं प्रचलित हैं, तो वो जानते हैं। इनमें पहली है चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो में उन्हें अग्निवंशीय बताया गया है। राजपूतों के 4 वंश प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुए थे राक्षसों का संहार करने के लिए। तो पहली धारणा ये है। दूसरी धारणा वो है जो गौरीशंकर हीराचंद या हीरानंद ओझा देते हैं। उनका मानना है कि राजपूत सूर्यवंशी व चंद्रवंशीय हैं। राजपूत प्राचीन क्षत्रियों के वंशज हैं। यही धारणा सबसे ज़्यादा प्रचलित है, या सबसे ज़्यादा इसी को स्वीकार किया गया है। तीसरा ये है कि बिजोलिया शिलालेख में चौहान राजपूतों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से बताई गई है, यानी कुछ राजपूत ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए हैं। तो इस प्रकार ये थी राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित धारणाएं। अब हम देखेंगे मेवाड़ का इतिहास। प्राचीन समय में उदयपुर या मेवाड़ में मेव या मेद जाति का अधिकार होता था, इसलिए इसका नाम मेदपाट पड़ा था और ये आगे जाके मेवाड़ कहलाने लगा। उदयपुर का प्राचीन नाम शिवी, मेदपाट और प्रागवाट है। दोस्तों, भगवान राम का नाम तो हम सबने सुना है। उनके 2 पुत्र हुए, लव और कुश। कुश के वंशजों में से एक गुहिल, जिनको गुहादित्य भी कहते हैं, ने 566 ईस्वी में मेवाड़ में गुहिल वंश की नींव रखी। इस प्रकार मेवाड़ के जो महाराणा हैं वो अपने आप को कुश के वंशज मानते हैं और अल्टीमेटली भगवान राम के वंशज मानते हैं। उदयपुर के महाराणा हिंदुआ सूरज कहलाते हैं। उदयपुर का जो राज्य चिन्ह है उसमें अंकित है, जो दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे करतार, यानी जो धर्म में दृढ़ होता है उसी को करतार रखने का अधिकार होता है। तो आइए जरा सा देखते हैं कि उदयपुर का जो राज्य चिन्ह है या मेवाड़ का जो राज्य चिन्ह है वो दिखता कैसा है। ये देखिए आपके सामने जो पिक्चर है ये मेवाड़ का या उदयपुर का राज्य चिन्ह है। सबसे ऊपर सूर्य है, एक तरफ भील योद्धा है, दूसरी तरफ क्षत्रिय हैं और बीच में मेवाड़ लिखा है और सबसे नीचे ये अंकित है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। तो 566 ईस्वी में गुहादित्य के द्वारा मेवाड़ में गुहिल वंश की नींव रखे जाने के बाद जो एक प्रतापी राजा आगे हुआ वो हुआ बप्पा रावल। ये महेंद्र सेकंड का पुत्र था। ये गुहिल का पुत्र नहीं था, महेंद्र सेकंड का पुत्र था। तो थोड़ा सा देख लेते हैं बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल का मूल नाम यानी ओरिजिनल नेम कालभोज था। हारित नाम के एक ऋषि थे जिनके यहाँ बप्पा रावल गाय चराते थे। हारित ऋषि ने इन्हें बप्पा रावल की उपाधि दी थी और कहते हैं कि इन्हीं के आशीर्वाद से बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में मौर्य राजा मान से चित्तौड़ दुर्ग जीता था, यानी चित्तौड़ का किला जीता था। और इससे ये पता चलता है कि जो चित्तौड़गढ़ किला है वो राजपूतों ने नहीं बनवाया था, वो पहले से ही मौर्यों के द्वारा बनाया जा चुका था। राजपूतों ने उसे जीता था 734 ईस्वी में। उस समय गुहिलों की राजधानी नागदा थी। नागदा में ही बप्पा रावल का देहांत हुआ था। बप्पा के इष्ट देव एकलिंग जी थे। कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर है। बप्पा की समाधि एकलिंग जी कैलाशपुरी के पास ही बनी हुई है। ये देखिए एकलिंग जी का मंदिर ऐसा दिखता है। बप्पा रावल के बाद उनके एक वंशज जो है अल्लट ने क्या किया, अल्लट ने आहड़ को अपनी राजधानी बनाई, यानी ये मेवाड़ की दूसरी राजधानी थी। पहली नागदा, दूसरी आहड़। और एक इन्होंने क्या किया, मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया, यानी ब्यूरोक्रेसी का गठन किया अल्लट ने। 11वीं सदी में मेवाड़ परमारों और चालुक्यों के अधीन हो गया था। जी हाँ, गुहिल शासक शक्ति कुमार के समय मालवा के परमार राजा मुंज ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। मुंज के वंशज राजा भोज ने त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया था, जिसे अभी मोकल का समिदेश्वर मंदिर कहते हैं। उसके बाद चालुक्य राजा सिद्धराज ने परमारों से मालवा और मेवाड़ का बड़ा भाग छीन लिया था। तो इस तरह परमारों और चालुक्यों ने गुहिलों से मेवाड़ ले लिया था। लेकिन 1158 ईस्वी में गुहिल शासक रण सिंह, जिन्हें कर्ण सिंह भी कहते हैं, फिर से मेवाड़ के शासक बन गए, यानी गुहिलों ने मेवाड़ फिर प्राप्त कर लिया। उनके 2 पुत्र हुए, क्षेम सिंह और राहप। क्षेम सिंह ने रावल शाखा की नींव रखी और राहप ने राणा शाखा की।
राहप ने सिसोदा गांव बसाया और इस गांव में रहने के कारण ये सिसोदिया कहलाए। क्षेम सिंह के दो पुत्र थे, सामंत सिंह और कुमार सिंह। सामंत सिंह बड़ा बेटा था और वो शासक बना था, लेकिन सामंत सिंह के पड़ोसी राज्य के राजा ने उससे मेवाड़ छीन लिया था। तब उसने अपना राज्य वागड़ में स्थापित कर लिया था। लेकिन छोटा बेटा कुमार सिंह, उससे मेवाड़ किसी और के हाथ में देखा नहीं गया, उसने मेवाड़ पुनः प्राप्त कर लिया। और फिर आगे चलकर कुमार सिंह का वंशज हुआ जेत्र सिंह, जो प्रतापी राजा हुआ। जेत्र सिंह के समय दिल्ली के सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश ने आक्रमण किया था और भारी क्षति पहुंचाई थी। तब जेत्र सिंह ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को बनाया था और तब मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ बनी थी, यानी ये तीसरी राजधानी थी। अब हम जानेंगे रावल रतन सिंह के बारे में। ये तो शाहिद कपूर है, जिन्होंने पद्मावत फिल्म में रावल रतन सिंह का रोल किया था। हम रावल रतन सिंह के बारे में कुछ बातें जानेंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया था, क्षेम सिंह ने रावल शाखा की नींव डाली, यानी क्षेम सिंह ने अपने नाम के आगे रावल लगाना शुरू किया और इसके बाद के जो शासक हुए वो रावल नाम से रावल लगाते थे अपने नाम के आगे। तो हम देख रहे हैं रावल रतन सिंह। जेत्र सिंह हुए थे, उनके वंशज हुए समर सिंह। उनके दो पुत्र हुए, रतन सिंह और कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण तो नेपाल चला गया और वहाँ पे उसने अपना वंश स्टार्ट किया और रतन सिंह मेवाड़ का नया राजा बना। दोस्तों, रावल रतन सिंह बहुत लंबे समय तक सिंहासन पर नहीं बैठे थे, लेकिन वो जितने भी टाइम तक बैठे थे, उनका जो काल था वो इतिहास में यादगार समय है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर 28 जनवरी 1303 ईस्वी में आक्रमण किया और 26 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़ का किला हासिल किया, यानी उसे चित्तौड़ का किला हासिल करने में इतना समय लगा। और रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। रानी का नाम कहीं कहीं पद्मिनी मिलता है और कहीं पद्मावती मिलता है, ये दोनों ही नाम सही हैं। दोस्तों, जब ऐसे रानियां जौहर करती हैं तो इसे साका बोलते हैं। तो ये वाला चित्तौड़ का पहला साका था। चित्तौड़ में 3 साके हुए हैं, उनमें से ये पहला था। हमें ये जानकारी मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत से अच्छी तरह से मिलती है। इसमें गौरा और बादल दो बहुत ही वीर सेनापति थे, उन्होंने वीर गति प्राप्त की। जीतने के बाद खिलजी ने किला अपने पुत्र खिज्न खां को दे दिया था और उसका किले का नाम खिजनाबाद रख दिया था। और क्या आप जानते हैं, चित्तौड़गढ़ का जो किला था उसके द्वार पर अष्ट धातु दरवाज़ा लगा हुआ था। खिलजी वो दरवाज़ा उखाड़कर अपने साथ दिल्ली ले गया था। उसको बाद में शाहजहाँ ने लाल किले के द्वार पर लगवाया था, लेकिन आगे चलकर भरतपुर के राजा जवाहर सिंह इसे लाल किले से उखाड़कर राजस्थान में वापस ले आए थे और अभी ये भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है। चित्तौड़गढ़ किले पर खिलजी की जीत के बाद यहाँ रावल शाखा का अंत हो गया। रावल शाखा के शासक अब यहाँ नहीं होंगे, अब यहाँ होंगे महाराणा। यानी जो राहप ने सिसोदा ग्राम की स्थापना की थी तो सिसोदिया कहलाए और राणा शाखा की नींव डाली, यानी राणा वो अपने नाम के आगे लगाने लगे। अब वो स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहले इसमें आएगा महाराणा हमीर। महाराणा हमीर कौन थे? 1326 ईस्वी में सिसोदिया शाखा के राणा हमीर ने चित्तौड़गढ़ पर वहाँ के राजा जैसा को हराकर फिर से अधिकार कर लिया था। तब से मेवाड़ के शासक महाराणा कहलाने लगे। राणा की उपाधि सर्वप्रथम धारण करने वाले हमीर ही थे। हमीर ने मेवाड़ में सिसोदिया शाखा की स्थापना कर दी। इससे पहले रावल शाखा चल रही थी, अब जो शासक होंगे वो सिसोदिया शाखा वाले होंगे। राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। कुंभा हम आगे पढ़ेंगे। कुंभा ने राणा हमीर को 2 उपाधियां दी थी, वीर राजा और विषम घाटी पंचानन, यानी कैसी भी मुश्किल सिचुएशन आए उसमें लड़कर जीतकर बाहर निकलना, ये उनको उपाधियां मिली हुई थी। राणा हमीर कमाल के शासक हुए और राणा हमीर ने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक के चित्तौड़ पर आक्रमण को विफल भी किया था। राणा हमीर के बाद जो महत्वपूर्ण शासक हुआ वो हुआ राणा लाखा। ये हमीर का पोता था और इनका नाम लक्ष्य सिंह था और इन्हें लाखा कहा जाता था। ये 1382 में 82 में चित्तौड़ के शासक बने। इनके समय में मगरा जिले के जावर गांव में चांदी की खान निकली थी। यानी अगर क्वेश्चन हो कि किस शासक के शासन में चांदी की खान निकली थी तो वो राणा लाखा थे। इससे चांदी और सीसा निकलता था।
और इसके अलावा लाखा के ही काल में एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। यानी राजस्थान की जो पिछोला झील है वो राणा लाखा के समय में एक बंजारे ने बनवाई थी। राणा लाखा के बाद हम राणा मौकल उनके पुत्र के बारे में जानते हैं। इनकी जो कहानी है वो थोड़ी दिलचस्प है, तो सुनिए। लाखा का बुढ़ापे में मंडौर की राव रणमल राठौड़ की बहन हंसाबाई के साथ विवाह हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि राव रणमल राठौड़ अपनी जो बहन की शादी लाखा के बड़े बेटे चुंडा के साथ करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने नारियल लाखा के हाथ में रख दिया। तो राव फिर चुंडा बोले कि नारियल तो पिताजी के हाथ में रख दिया, तो अब मैं विवाह नहीं कर सकता। और लाखा बोले कि बुढ़ापे में भाई मेरा क्यों मजाक उड़ा रहे हो, मैं विवाह नहीं कर सकता। तो लेकिन रणमल को मेवाड़ के साथ रिश्ता तो जोड़ना था, तो फिर इन्होंने कुछ इस तरह से तोड़ निकाला कि ये शर्त रखी गई कि हंसाबाई का जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा, यानी हंसाबाई से जो भी संतान होगी वो मेवाड़ का शासक बनेगा। तो इस पर चुंडा ने एक प्रतिज्ञा ली, क्योंकि अधिकार तो चुंडा का था। तो चुंडा ने प्रतिज्ञा ली कि हंसाबाई के साथ जो भी पुत्र होगा वो ही शासक बनेगा और मैं शासन का, इसका सिंहासन का त्याग करता हूँ। तो इसलिए उन्हें मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। जब राणा लाखा की मृत्यु हो गई तो राणा मोकल फिर शासक बने, लेकिन कुछ साल बाद इन राणा लाखा के जो पिता थे क्षेत्र सिंह या खेता भी कहते थे उन्हें, उनकी एक पासवान के 2 पुत्र थे, चाचा और मेरा। उन्होंने मोकल की हत्या कर दी। हालांकि राव रणमल बाद में इन तीनों की हत्या कर देते हैं और मोकल की मौत का बदला ले लेते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि पहली बार सुनने पर बोरिंग लग रहा हो, लेकिन ये अपने मेवाड़ का इतिहास काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अब हम जानेंगे महाराणा कुंभा के बारे में। मोकल की हत्या के बाद उसका पुत्र राणा कुंभा 1433 में चित्तौड़ का शासक बना और 1468 तक शासक बना रहा। कुंभा को हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, चाप गुरु, दान गुरु, हाल गुरु, राणो रासो आदि उपाधियों से संबोधित किया गया। कुंभा का काल मेवाड़ के इतिहास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समय रहा। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जिसे कुंभा ने छूकर उसकी शोभा ना बढ़ाई हो। साहित्य, संगीत, स्थापत्य कला, हर क्षेत्र में कुंभा ने झंडे गाड़े। तो देखते हैं कुंभा के काल में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। सारंगपुर का युद्ध। जैसे कि मैंने बताया था, मोकल की हत्या में 3 लोग शामिल थे, चाचा, मेरा और महपा पंवार। चाचा और मेरा की तो हत्या राव रणमल राठौड़ ने उसी समय कर दी थी, लेकिन महपा पंवार भाग के मालवा या मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी की शरण में चला गया। कुंभा ने उससे महपा पंवार की मांग की, लेकिन सुल्तान नहीं माना। तब सारंगपुर का युद्ध हुआ कुंभा और मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के बीच 1437 में। सारंगपुर एमपी में है। सारंगपुर युद्ध में कुंभा की जीत हुई और इस जीत के उपलक्ष्य में कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया। ये विजय स्तंभ 1440 ईस्वी में यानी 1440 में बनना स्टार्ट हुआ था और 1448 में पूरा हुआ, यानी इससे पूरे 8 साल लगे कंप्लीट होने में। इसमें 9 मंजिलें हैं और ये 120 फीट ऊंचा है। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है और ये हिंदू देवी देवताओं से भरा हुआ है, इसलिए इसे देवी देवताओं का अजायब घर भी कहते हैं। विजय स्तंभ का निर्माण करने वाले जैता, उसके पुत्र नापा, पोमा व पूंजा थे। दोस्तों, मेवाड़ में 84 किले हैं, उनमें से 32 किलों का निर्माण कुंभा ने ही कर दिया था। कुंभा ने अनेक किले बनवाए। इनमें एक है कुंभलगढ़ दुर्ग, जो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका सबसे ऊंचा भाग कटारगढ़ कहलाता है, वहाँ पे निवास स्थान था कुंभा का। रणकपुर के फेमस जैन मंदिरों का निर्माण कुंभा के काल में ही हुआ था। कुंभा ने साहित्य में अनेक रचनाएं की। इसमें संगीत ग्रंथ हैं, संगीत राज, संगीत मीमांसा व सूड प्रबंध। उन्होंने चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद की रसिक प्रिया टीका, संगीत रत्नाकर की टीका और कामराजर्तिसार भी लिखी। संगीत सुधा हरिवार्तक भी लिखे। कुंभा की संगीत में काफ़ी रुचि थी। कुंभा ने अनेक मंदिरों का भी निर्माण करवाया। उन्होंने चित्तौड़ दुर्ग में कुंभ श्याम मंदिर, आदिवरा मंदिर बनवाए। कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभ स्वामी मंदिर बनवाया। श्रृंगार चौरी का मंदिर बनवाया। मीरा मंदिर और रणकपुर के जैन धर्म के मंदिर भी उन्होंने सपोर्ट किए।
कुंभा को राणो रासो की उपाधि इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने अनेक साहित्यकारों को आश्रय दिया। उनके दरबार के जो कलाकार हैं उनमें से प्रमुख हैं सारंग व्यास जो कुंभा के संगीत गुरु थे, श्री कान्ह व्यास जो कुंभा के सर्वश्रेष्ठ दरबारी कवि थे। इन्होंने एकलिंग महात्म्य की रचना की। इनके अलावा अत्रि भट्ट और उनके पुत्र महेश भट्ट, मंडन ने अनेक रचनाएं की। मंडन का अलग से व्याख्यान बनता है। रमाबाई कुंभा की पुत्री और संगीत शास्त्र की ज्ञाता थी। मंडन ने देवता मूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडल, वास्तु मंडन, वास्तुशास्त्र, वास्तुसार और रूपावतार की रचना की। मंडन का भाई था नाथा, उसने वास्तु मंजरी। मंडन का पुत्र गोविंद ने कलानिधि की रचना की। इतने महान शासक की मृत्यु कैसे हुई? कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा ने 1468 में कर दी थी। इतनी बात की है तो कुंभा के बारे में एक आखिरी बात और कर लेते हैं। चंपानेर की संधि क्या थी? मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने कुंभा को हराकर उसका राज्य आपस में बांटने के लिए उस पर एक साथ मिलकर आक्रमण करने के लिए चंपानेर, जो अभी गुजरात में है, में संधि की। ये संधि 1456 में हुई थी, लेकिन वो इसमें विफल हो गए थे, वो ऐसा कर नहीं पाए थे। दोस्तों, अब जिस महाराणा की बारी आती है वो है महाराणा संग्राम सिंह यानी राणा संगा। इनका जीवन काल इतना जोश भरा था कि इनके बारे में बताते हुए मेरे अंदर जोश भर गया है। इनके शरीर पर 80 घाव थे। इनकी एक आंख बचपन में ही चली गई थी। इनका एक हाथ नहीं था और पैर घायल था। उसके बाद भी युद्ध को पीठ कभी नहीं दिखाई। ये महाराणा कुंभा के पोते और महाराणा रायमल के पुत्र थे। ये हिंदू पत के नाम से विख्यात थे। महाराणा रायमल के 3 पुत्र थे। सबसे बड़े का नाम पृथ्वीराज सिसोदिया था और सांगा सबसे छोटे थे। लेकिन भविष्यवाणी हुई कि पृथ्वीराज सिसोदिया के हाथ में राजयोग है ही नहीं। राजयोग सबसे छोटे पुत्र सांगा के हाथ में है। इस बात पर पृथ्वीराज को गुस्सा आ गया और उसने सांगा की आंख फोड़ दी। इस तरह सांगा बचपन में ही अपनी एक आंख खो चुके थे। जब सांगा के दोनों बड़े भाई उसकी जान के दुश्मन हो गए तो सांगा वहां से भाग गया और अजमेर पहुंच गया। एक दिन क्या हुआ, सांगा किसी बाग में सो रहे थे और लोगों ने देखा कि एक नाग ने उनके ऊपर अपने फन से छाया कर रखी है। तो उन्होंने जाकर अजमेर के करमचंद पवार को इस बात की खबर दी। करमचंद पवार ने आके जब देखा तो उन्होंने सांगा से पूछा कि तुम साधारण मानव नहीं हो सकते हो, तो बताओ तुम कौन हो? क्या तुम किसी राजघराने से हो? तुम हो कौन? तब सांगा ने उन्हें बताया कि मैं महाराणा का सबसे छोटा पुत्र हूँ जो अपनी जान बचा रहा हूँ अपने भाइयों से। इस पर फिर अजमेर के करमचंद पवार सांगा के आश्रयदाता बने। जब तक सांगा का राज्याभिषेक नहीं हुआ, अजमेर के करमचंद पवार ने उनका आश्रयदाता बनकर रोल निभाया। अब हम सांगा के लाइफ के या सांगा के शासनकाल के इम्पोर्टेंट इवेंट्स देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे राणा सांगा और मालवा के बीच क्या हुआ। मालवा की गद्दी पर 1511 में महमूद खिलजी द्वितीय बैठा, लेकिन उसका चाचा साहिब खां उससे सिंहासन उसने छीन लिया। फिर 1518 में महमूद खिलजी की सहायता के लिए गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने मालवा पर आक्रमण कर दिया। मालवा पर आक्रमण करके उसने मांडू का दुर्ग हस्तगत कर लिया, लेकिन मांडू का वजीर था मेदिनी राय। उसने सांगा से सहायता मांगी और उसकी सहायता करने के लिए सांगा ने गागरोन दुर्ग पर आक्रमण कर दिया और इस दुर्ग को मेदिनी राय को सौंप दिया। इसके बाद गागरोन युद्ध हुआ 1519 ईस्वी में। ये हुआ महमूद खिलजी और सांगा के बीच। इसमें सांगा की जीत हुई थी। महमूद को बंदी बना लिया गया था, लेकिन बाद में सांगा ने लगभग 6 महीने बाद उसे क्षमादान देकर छोड़ दिया था। दूसरा इवेंट हम देखेंगे राणा सांगा और गुजरात के बीच क्या हुआ। हुआ ये कि ईडर के राव भाण के पोतों रायमल और भारमल में सिंहासन के लिए लड़ाई थी। इसमें सांगा ने रायमल की सहायता की। सांगा चाहते थे कि उनका समर्थक ही गद्दी पर बैठे। इस कारण मुजफ्फर शाह जो गुजरात का शासक उस टाइम था, उसको ये बात पसंद नहीं आई और फिर सांगा से उसकी डायरेक्ट लड़ाई हो गई। मुजफ्फर शाह का छोटा बेटा बहादुर शाह सांगा की शरण में चला गया था, तो सांगा ने उसका भी खूब इस्तेमाल किया। उसने उसकी हेल्प से गुजरात को कई बार लुटवाया। अब हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत और सांगा के बीच क्या हुआ था। इसमें है खातौली का युद्ध।
सिकंदर लोदी का बेटा इब्राहिम लोदी और सांगा के बीच ये युद्ध हुआ। राणा सांगा ने पूर्वी राजस्थान के उन हिस्सों को जो दिल्ली सल्तनत के अधीन थे जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। इसलिए इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और दोनों के बीच 1517 में हाड़ौती की सीमा पर खातौली युद्ध हुआ। इसमें सांगा की विजय हुई थी। इब्राहिम लोदी ने अपनी हार का बदला लेने के लिए मियां मक्कन के नेतृत्व में सांगा के खिलाफ फिर से सेना भेजी और इसमें भी सांगा की विजय हुई थी। ये था बाड़ी का युद्ध। अब जो एपिसोड है वो सांगा की लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट एपिसोड है। ये था बाबर और सांगा। बाबर और सांगा के बीच का क्या एपिसोड रहा। काबुल का शासक था मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। बाबर ने 20 अप्रैल 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया और दिल्ली पर मुगल शासन की नींव रख दी। 16 फरवरी 1527 को सांगा और बाबर के बीच बयाना युद्ध हुआ। इसमें सांगा ने बाबर को हरा दिया था, लेकिन वापस लौटते समय सांगा ने सीकरी जाने के लिए सीधा मार्ग छोड़कर भुसावर होकर सीकरी जाने का मार्ग पकड़ा, जो कि लंबा था। भुसावर में लगभग 1 महीना वो ठहरा रहा। इससे बाबर को खानवा के मैदान में तैयारी का समय मिल गया था और ये सांगा की मिस्टेक थी। इसके बाद सांगा और बाबर के बीच हुआ खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदानों में। इस युद्ध में एक स्पेशल चीज़ जो हुई वो थी पाती पैरवन। पाती पैरवन क्या थी? खानवा के युद्ध से पहले सांगा ने पाती पैरवन की राजपूत परंपरा को पुनर्जीवित करके राजस्थान के प्रत्येक सरदार को अपनी ओर से युद्ध में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया था। यानी एक ही झंडे के नीचे सारे राजपूत आके मुगल से लड़ेंगे। सांगा ऐसे अंतिम हिंदू राजा थे जिनके सेनापतित्व में सब राजपूत जातियां विदेशियों को भारत से निकालने के लिए सम्मिलित हुई थी। इस वजह से सांगा को अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में याद किया जाता है। इसमें सांगा के साथ अनेक राजा थे, जिनमें से कुछ प्रमुख थे मारवाड़ के राव गांगा एवं मालदेव, आमेर के राजा पृथ्वीराज, ईडर का राजा भारमल, वीरम देव मेड़तिया, रावल उदय सिंह एवं खेतसी, बीकानेर का कुंवर कल्याणमल, झाला अज्जा आदि काफ़ी सारे बड़े राजा सांगा के झंडे के नीचे थे। युद्ध के दौरान सांगा घायल हो गए थे और मूर्छित हो गए थे। तब झाला अज्जा ने महाराणा के हाथी पर सवार होकर यानी महाराणा का स्थान लेकर युद्ध लड़ा और अपने प्राण दिए और इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ था और सांगा हार गए थे। इसके बाद बाबर चंदेरी के लिए आगे बढ़ा तो मेदिनी राय की सहायता के लिए सांगा ने चंदेरी की ओर प्रस्थान किया। मेदिनी राय के सहायता के लिए ही ये सब हो रहा था। उसने कालपी से कुछ दूर एक गांव इरिच गांव में डेरा डाला, जहां सांगा के साथी राजपूत जो युद्ध नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि बाबर उनसे ज़्यादा ताकतवर है, तो उन्होंने सांगा को विष दे दिया ताकि उन्हें युद्ध ना करना पड़े। तो अपने साथी राजपूतों द्वारा विष दिए जाने के कारण सांगा की फिर मृत्यु हो गई 30 जनवरी 1528 में कालपी नामक जगह पर। खानवा के युद्ध में सांगा की हार के क्या कारण थे? पहली विजय के बाद तुरंत ही युद्ध ना करके सांगा ने बाबर को अगले युद्ध की तैयारी करने का समय दे दिया था। कैसे? जब वो भुसावर में 1 महीने ठहरा रहा था तब बाबर खानवा के युद्ध की तैयारी कर रहा था। दूसरा, राजपूतों की युद्ध तकनीक पुरानी थी। बाबर गोला बारूद की और तोपों की युद्ध पद्धति लेकर आया था जो राजपूतों के लिए नई थी। एक कारण जिसने राजपूतों को कमज़ोर कर दिया था युद्ध में वो था बाबर की तुलुगमा पद्धति। ये एक नई व्यू रचना थी जिसमें तोपों को सजाया जाता है एक स्पेशल तरीके से। इससे राजपूत अनभिज्ञ थे और वो इसका सामना नहीं कर पाए थे। चौथा कारण था बाबर की सेना के पास तोपें और बंदूकें थी और राजपूत तलवारों से लड़ रहे थे, तो इसलिए भी उनकी हार हो गई। तो ये थे खानवा युद्ध में हारने के कारण। 1528 में सांगा की मृत्यु के बाद चित्तौड़ का राजा बना राणा रतन सिंह, लेकिन रतन सिंह की बूंदी के राजा सूरजमल के साथ लड़ाई में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद रतन सिंह का छोटा भाई और सांगा का छोटा बेटा विक्रमादित्य 1531 में राजा बना। उनके समय गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने सन 1533 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया।
चित्तौड़ का जब दूसरा साका हुआ तो वो बहादुर शाह के कारण ही हुआ था। इसके बारे में मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। जब सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो विक्रमादित्य की महारानी कर्मवती ने, या कर्मावती, कर्णावती, कुछ भी बोल सकते हो, इनके कई नाम मिलते हैं, हम रानी कर्मवती बोलते हैं। रानी कर्मवती ने बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर राखी भाई बनकर सहायता करने के लिए कहा, लेकिन हुमायूं ने सहायता नहीं की। अंततः कर्मवती ने सुल्तान से संधि कर ली। तो उस समय तो सुल्तान चला गया, लेकिन अगले ही साल 1534 ईस्वी में सुल्तान ने फिर से आक्रमण किया। तब महाराणा विक्रमादित्य को तो उनके पुत्र उदय सिंह के साथ बूंदी भेज दिया गया और बहादुर शाह की सेना ने चित्तौड़ को जीत लिया। और उस टाइम हाड़ी रानी कर्मवती ने जौहर किया और ये जो था ये चित्तौड़ का दूसरा साका था। बहादुर शाह के वजह से हाड़ी रानी कर्मवती ने जौहर किया था चित्तौड़ का दूसरा साका। 1534 में हुआ। लेकिन हुमायूं ने तुरंत बहादुर शाह पर हमला कर दिया और उसे भगा दिया था और चित्तौड़ पर राजपूतों ने पुनः अधिकार कर लिया और विक्रमादित्य फिर से चित्तौड़ का शासक बन गया था। उसके बाद क्या हुआ? 1536 में दासीपुत्र बनवीर ने एक रात महाराणा विक्रमादित्य को सोते हुए मार डाला और उदय सिंह को भी मारना चाहता था, लेकिन उनकी स्वामी भक्त थी पन्नाधाय। उसने अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लिया। उसने क्या किया, उसका पुत्र भी उदय सिंह की ही लगभग उम्र का था, तो उसने उदय सिंह की जगह पे अपना बेटा सुला दिया था और बनवीर ने उसे ही उदय सिंह समझकर मार डाला था और उसके बाद वो मेवाड़ का स्वामी बनकर राज्य करने लगा। उदय सिंह को लेकर पन्नाधाय कुंभलनेर पहुंची। वहां की किलेदार थे आशा देवपुरा। उन्होंने उन्हें अपने पास रखा। 1537 में कुछ सरदारों ने उदय सिंह को मेवाड़ का स्वामी मानकर कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक कर दिया। उसके बाद उदय सिंह ने कुंभलगढ़ से सेना लेकर चित्तौड़ पर चढ़ाई की और बनवीर को मार डाला। 1540 ईस्वी में उदय सिंह चित्तौड़ के स्वामी बने। 1540 में ही उदय सिंह के घर वीर प्रताप, जिन्हें हम महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं, उनका जन्म हुआ। 1559 में महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर की नींव रखी। उदय सागर का निर्माण भी करवाया, जो 59 में शुरू हुआ था और 65 में कंप्लीट हुआ। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी चित्तौड़ का तीसरा साका। चित्तौड़ का तीसरा साका कैसे हुआ था? 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। महाराणा उदय सिंह के मालवा के पदच्युत शासक राज बहादुर को शरण देना इसका कारण था। उदय सिंह चित्तौड़ की रक्षा का भार राठौड़, जयमल, रावत फत्ता, कल्ला राठौड़ इन पर छोड़ गए और गिरवा की पहाड़ियों में चले गए। सभी बहुत बहादुरी से लड़े थे, लेकिन आखिर अकबर की सेना जीत गई थी और चित्तौड़गढ़ की स्त्रियों ने जौहर किया और यह चित्तौड़ दुर्ग का तीसरा साका था। जयमल और वीर फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर अकबर ने आगरा किले के द्वार पर उनकी पत्थर की मूर्तियां लगवाई। कहते हैं कि अकबर उनकी वीरता को देखकर खुश हो गया था और इसलिए उनके सम्मान में उसने ऐसा किया, लेकिन ये सच नहीं है। असल में अकबर नहीं चाहता था कि सारे राजपूत उसके खिलाफ हो जाएं, उससे घृणा करने लगे, क्योंकि उसे सबके साथ रहकर शासन करना था। अकबर ने 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया। महाराणा उदय सिंह का 1572 ईस्वी में गोगुंदा में देहांत हो गया। मेवाड़ में एक से एक महाराणा हुए और अब हम जिस महाराणा के बारे में बात करेंगे उसकी मिसाल आज भी हर घर में दी जाती है। ये थे महाराणा प्रताप। प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ। उनके पिता उदय सिंह और माता जयवंता बाई थी। प्रताप के बचपन का नाम कीका था। ये नाम उन्हें भीलों ने दिया था। प्रताप का जीवन बचपन से ही संघर्ष भरा हो गया था। ऐसे क्यों हुआ? प्रताप सिंह के बड़े पुत्र थे और उत्तराधिकारी भी कायदे से वही थे, लेकिन उदय सिंह ने अपनी दूसरी पत्नी धीरबाई से हुए पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। इस वजह से प्रताप को भटकना पड़ा। लेकिन प्रताप के समर्थकों ने प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में कर दिया। ये एक तरह से राजमहलों की क्रांति थी, क्योंकि पूर्व महाराणा के निर्णय को बदलकर गद्दी पर बैठे हुए महाराणा को हटाया गया था। इसमें जगमाल रूठकर अकबर के पास चला गया। जब प्रताप गद्दी पर बैठे तो उनकी आयु 32 वर्ष हो चुकी थी। पहले गोगुंदा में उनका राज्याभिषेक कर दिया गया था, लेकिन विधिवत प्रताप का राज्याभिषेक समारोह कुंभलगढ़ में मनाया गया। अकबर ने राणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए कई बार प्रयास किया, लेकिन वो एक बार भी सफल नहीं हो पाया।
तो अब हम देखते हैं अकबर के वो प्रयास। इसमें पहला है जलाल खान कोर्ची का। जलाल खान कोर्ची को 1572 में अकबर ने प्रताप के पास भेजा, लेकिन जलाल खान कोर्ची को खाली हाथ वापस आना पड़ा। दूसरा है मान सिंह। आमेर के कुंवर मान सिंह को 1573 में भेजा। तीसरा है राजा भगवंत दास। मान सिंह के पिता राजा भगवंत दास को फिर 1573 में भेजा, वो भी खाली हाथ वापस आए। इसके बाद अकबर को लगा कि राजा टोडरमल में बहुत काबिलियत है और वो अपनी बातों से किसी को भी फंसा सकते हैं, तो राजा टोडरमल को भेजा गया। चौथा प्रयास, लेकिन ये प्रयास भी असफल रहा। अब हम देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी राजसमंद जिले में है। यहाँ की मिट्टी हल्दी के समान पीली होने के कारण इसका नाम हल्दी घाटी पड़ा है। ये देखिए ऐसी दिखती है आज हल्दी घाटी। इस युद्ध में अकबर की ओर से मान सिंह आए थे। ये मान सिंह के जीवन की पहली लड़ाई थी जिसमें वह स्वयं सेनापति बने थे। फ्रेंड्स, हल्दी घाटी के लिए 2 डेट्स कही जाती है, 18 जून 1576 और 21 जून 1576। इसमें से ज़्यादा सही कौन सी ये तो पता नहीं, लेकिन 18 जून 1576 को ही सही माना जाता है, क्योंकि जो बोर्ड की बुक्स हैं वो 18 जून बोलती हैं। युद्ध में प्रताप घायल हो गए थे और झाला बिद्दा ने उनका स्थान ले लिया। जब प्रताप मैदान से जा रहे थे तो 2 सैनिकों ने उनका पीछा किया, तो प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह, जो पहले मुगल सेना में थे, उन्होंने प्रताप की जान बचाई। फिर दोनों भाई बलीचा गांव में मिले। वहीं चेतक ने आखिरी सांस ली। चेतक को क्या हुआ था? जब युद्ध में प्रताप लड़ रहे थे और उन्होंने मान सिंह पर हमला किया, तो उनका जो हाथी था उसके सूंड में हथियार छिपा था, जिससे चेतक का पैर घायल हो गया था और पैर में लगे जख्म के कारण चेतक की मृत्यु हो गई थी। हल्दी घाटी का युद्ध जिस दिन शुरू हुआ था उसी दिन दोपहर में मुगलों की जीत के साथ समाप्त हो गया था। प्रताप ने ठीक होकर गुरिल्ला युद्ध यानी छापामार पद्धति से फिर से गोगुंदा पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद 4 महीने बाद अकबर ने स्वयं अजमेर से मेवाड़ पर चढ़ाई आरंभ की। उसने नवंबर 1576 में उदयपुर जीता और उसका नाम मोहम्मदाबाद रखा। अकबर ने प्रताप को पकड़ने के लिए 3 बार शाहबाज खां को मेवाड़ भेजा, 1577, 78 और 89 में। तीनों बार वो असफल हुआ। एक महान इंसान थे भामाशाह। वो कौन थे? चुलिया ग्राम में भामाशाह ने प्रताप को काफ़ी धन भेंट किया था और उनकी काफ़ी मदद की थी। भामाशाह को मेवाड़ के रक्षक और दानवीर के रूप में जाना जाता है। उन्हें मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। दोस्तों, हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा जाता है। और अब हम देखेंगे मेवाड़ का मैराथन यानी दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था। कहा जाता है कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगलों के सेनापति को घोड़े सहित तलवार के एक ही वार से 2 हिस्सों में काट दिया था। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को मुक्त कराने के लिए अभियान दिवेर से प्रारंभ किया। दिवेर वर्तमान में राजसमंद जिले में है। दिवेर के शाही थाने का मुख्तार सम्राट अकबर का काका सुल्तान खान था। प्रताप ने उस पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। दिवेर की जीत के बाद महाराणा प्रताप ने चावंड में अपना निवास स्थान बनाया। इसके बाद अकबर ने आमेर के राजा भारमल के पुत्र जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में 1584 में विशाल सेना मेवाड़ भेजी। यह अकबर का प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान था। ये भी विफल ही हुआ। इसके बाद 10 वर्ष तक 1586 से 96 तक अकबर ने प्रताप का पीछा छोड़ दिया। इस समय को अघोषित संधि कहा जाता है। प्रताप ने 1585 में अपने स्थायी जीवन का आरंभ चावंड से किया। चावंड को मेवाड़ की नई राजधानी बनाया। प्रताप के अंतिम 12 वर्ष चावंड में ही बीते। प्रताप के उत्तराधिकारी महाराणा अमर सिंह के राजकाज के प्रारंभिक 16 वर्ष चावंड में ही बीते। 19 जनवरी 1597 को प्रताप का चावंड में देहांत हो गया। अब आते हैं अमर सिंह, जो प्रताप के उत्तराधिकारी थे। अमर सिंह भी वीर योद्धा थे और वो भी मुगलों के अधीन कभी नहीं हुए, लेकिन अंत समय में मजबूर होकर उन्होंने मुगलों से संधि कर ली और ये मेवाड़ के प्रथम शासक थे जिन्होंने मुगलों से संधि की। 1615 में बादशाह जहांगीर के समय शहजादा खुर्रम के प्रयासों से मेवाड़ मुगल संधि हुई। संधि तो हुई, लेकिन संधि की कुछ शर्तें भी थी जो इस प्रकार हैं। संधि की पहली शर्त,
मेवाड़ के शासक मुगलों से वैवाहिक संबंध बनाने को बाध्य नहीं होंगे। दूसरी शर्त, मेवाड़ के महाराणा दरबार में पेश नहीं होंगे, उनके स्थान पर मेवाड़ के युवराज मुगल दरबार में जाएंगे। तीसरी शर्त, चित्तौड़गढ़ दुर्ग लौटाया जाए। इस पर मुगलों ने शर्त रखी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग हम लौटाएंगे, लेकिन उसकी मरम्मत नहीं की जाएगी, क्योंकि अगर मरम्मत हो गई तो फिर राणा ताकतवर हो जाएंगे। चौथी शर्त, मेवाड़ के युवराज को शाही सेना में 5000 मनसब सवार दिया जाएगा। मुगलों के साथ संधि करने पर महाराणा के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो संधि के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया था और वो अकेले कहीं जाकर रहने लगे। अमर सिंह के बाद महाराणा कर्ण सिंह गद्दी पर बैठे और उनके बाद उनके पुत्र महाराणा जगत सिंह प्रथम गद्दी पर बैठे। मेवाड़ के महाराणाओं का मुगलों के साथ विद्रोह प्रताप की मृत्यु के साथ रुक गया था, लेकिन फिर जगत सिंह के बाद आए महाराणा राज सिंह, उन्होंने फिर से वो शौर्य दिखाया और फिर से मुगलों से विद्रोह किया। जगत सिंह का पुत्र राज सिंह वीर और साहसी था। उसने चित्तौड़ के किले की मरम्मत करवाई और बादशाह औरंगजेब के हिंदुओं पर जजिया लगाने, मूर्तियां तोड़वाने आदि अत्याचारों का प्रबल विरोध किया। महाराणा राज सिंह के काल में जो सबसे इम्पोर्टेंट एपिसोड रहा वो एपिसोड रहा चारुमती से विवाह। किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पुत्री चारुमती से उसकी इच्छा के विरुद्ध बादशाह औरंगजेब से रिश्ता हुआ था। तब उसने राज सिंह को पत्र लिखा कि उसके धर्म की रक्षा करने के लिए वो उससे शादी कर ले। तब राज सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ जाकर चारुमती से विवाह किया। जब राज सिंह को चारुमती से विवाह करने के लिए जाना था, उसी टाइम औरंगजेब ने आक्रमण कर दिया था। तब औरंगजेब से युद्ध करने के लिए राज सिंह ने रतन सिंह चुंडावत को बुलाया। यही वो घटना है जिस वक्त एक क्षत्राणी ने अपने हाथों से अपना सर काट कर दे दिया था। नई नई शादी हुए चुंडावत का युद्ध में मन नहीं लग रहा था। तब उसने अपनी रानी से उसकी कोई निशानी मंगवाई। तब बूंदी की पुत्री सलह कंवर हाड़ी रानी ने अपना सर काट के निशानी के रूप में दे दिया और इसके लिए कवि मेघराज मुकुल ने सेनानी नाम से कविता लिखी है। इन्हीं के लिए कहा जाता है कि चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी। महाराणा राज सिंह के बाद उनके पुत्र जय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। जय सिंह ने जयसम्मत झील बनवाई। इस झील में 2 बड़े टापू हैं, बाबा का मगरा और पायरी। यहाँ मीना लोग रहते हैं। जय सिंह के बाद हुए महाराणा अमर सिंह द्वितीय। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह से किया था। इनके बाद संग्राम सिंह द्वितीय हुए। इन्होंने मराठों के विरुद्ध राजस्थान के राजपूतों को संगठित करने हेतु हुरड़ा सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई थी, परंतु इससे पहले ही उनका देहांत हो गया था। उनके बाद जगत सिंह द्वितीय ने 1734 में हुरड़ा सम्मेलन का आयोजन किया, जो एक शक्तिशाली मराठा विरोधी मंच बना था, लेकिन बाद में निजी स्वार्थों के कारण असफल हो गया था। जगत सिंह द्वितीय ने पिछोला झील में जगत निवास महल बनवाया। अंत में हम देखते हैं महाराणा भीम सिंह। महाराणा भीम सिंह के काल में कृष्णा कुमारी विवाद हुआ। महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर जयपुर और जोधपुर में संघर्ष हुआ। भीम सिंह ने अपनी पुत्री का रिश्ता जोधपुर नरेश भीम सिंह से तय किया, परंतु विवाह से पूर्व उनकी मृत्यु हो गई। इसके कारण जयपुर नरेश जगत सिंह से रिश्ता कर दिया। इस पर जोधपुर के शासक मान सिंह को ऐतराज़ हो गया। उनका कहना था कि रिश्ता जोधपुर से तय हुआ है तो विवाह उन्हीं से होना चाहिए। तो इस तरह जयपुर और जोधपुर में संघर्ष पैदा हो गया और दोनों ही ताकतवर रियासत होने के कारण नुकसान भारी हो रहा था। अंततः आमिर खां पिंडारी व अजीत सिंह चुंडावत की सलाह पर कृष्ण कुमारी को जहर दे दिया गया और विवाद को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद 1818 ईस्वी में महाराणा भीम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से अधीनस्थ सहयोग यानी सबऑर्डिनेट अलायंस के तहत संधि कर ली और मारवाड़ ने भी 1818 ईस्वी में EIC से संधि कर ली यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली और इस तरह मेवाड़ का इतिहास समाप्त होता है।